राष्ट्रगाथा के चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास 190 वर्ष का, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का, आखिर में कहें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का क्रांतिकारियों का इतिहास, सशस्त्र चुनौती देने वाले ब्रिटिश सरकार को, उस आताताई राक्षस आदि दुनिया में जिनका सूरज नहीं डूबता था, इतनी बड़ी व्यवस्था को चुनौती देने वाले, सशस्त्र चुनौती देने वाले, क्या समझकर हलवा पूरी मिलेगा, क्या समझकर मिनिस्ट्री मिलेगी, क्या समझकर बहुत नाम होगा, बहुत बड़ी बात होगी, लोग हमें बहुत हथेलियों पर उठा लेंगे। ऐसे लोगों को कभी भी किसी भी युग में हथेलियों पर उस समय नहीं उठाया। अपनी रक्षा भी खुद करनी पड़ती है, भागना भी पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है। और अंडरग्राउंड जीवन जो है और सरकार के साथ टकराने वाले क्रांतिकारियों को किस प्रकार से कितने भेष बदलकर चलना पड़ता है। 24 घंटे जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। ना फांसी का भय होता है, ना काली पानी जैसे नारकीय सजा का कोई खौफ होता है, ना ही जेल के अंदर एक लंबी बीमारी, लंबी यातनाएं सहन करने के बाद दम तोड़ने का कोई भय होता है, खौफ होता है, आतंक होता है। कुछ नहीं होता भाई। क्या होता है? मुझे भारत मां की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटना है, भले ही उसके लिए मैं खुद कट जाऊं, कोई बात नहीं। 190 वर्ष के अंदर असंख्य नायक नायिकाओं ने, वीर वीरांगनाओं ने, हर आयु वर्ग के बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के लोग, और 1757 से 1947 के 190 वर्ष के इतिहास में सशस्त्र चुनौती देने वाले केवल वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक नहीं, 1857 की क्रांति समर से 1947 तक नहीं, उसके पहले भी, पिछले 100 वर्ष में भी, 1757 से 1857 भी, उस कालखंड में भी अनेक नाम व्यक्तिगत रूप में भी और ग्रुप के रूप में भी जो अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देते रहे। जिनको काम करना होता है वो बहाने नहीं ढूंढते, धन नहीं है, साधन नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है, ऐसे काम हर युग में भी कठिन रहे हैं। लेकिन इस 190 वर्ष के इतिहास में जिन्होंने शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठकर स्वर्णिम पृष्ठ लिखे, उन पृष्ठों को गायब कर दिया गया। इतिहास में कहीं इनका नाम नहीं आने दिया गया। और इतिहास में जो नाम आए, जिनको बताया गया, गांधी और नेहरू ने आजादी लेके दी है, इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता। कांग्रेस ने लेके दी है, इससे और बड़ा मजाक कोई और नहीं सकता। अहिंसा ने, सत्याग्रह ने, चरखे ने लेके दी है, इससे और बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। लेकिन आजादी के लिए सचमुच में जिन्होंने सर्वस्व निछावर किया, 452 वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं। आज 453 453 शायद ये वीडियो आपके पास जा रही है। किसी किसी क्रांतिकारी के 2 एपिसोड देने पड़ रहे हैं। अभी पिछला वो जयदेव कपूर जी, जो जिनके बारे में मैं बहुत कुछ क्या थोड़ा भी नहीं जानता था, बहुत थोड़ा जानता था। और जब अब ढूंढने लगा तो 3 एपिसोड मुझे आपको देने पड़े हैं, 3 पार्ट देने पड़े हैं। आइए एक ऐसे ही महान क्रांतिवीर, अज्ञात सेठ दामोदर स्वरूप का नाम भी उसी श्रृंखला में पंक्ति में जुड़ता है, जिन्होंने भारत मां की रक्षा के लिए, स्वतंत्रता के लिए, स्वाभिमान के लिए, उसकी सब प्रकार की रक्षा के लिए स्वयं को आहुत कर दिया। ऐसे एक क्रांतिवीर का नाम सेठ दामोदर स्वरूप। सेठ दामोदर स्वरूप के बारे में अब मैं कहां से शुरू करूं? तो चलिए
ये घटना संभवतः सन 1927 की है। देहरादून से मंसूरी जाने वाली सड़क पर राजपुर नाम का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। वहां डॉक्टर केशव चंद्र शास्त्री प्राकृतिक चिकित्सा करते थे। वैसे तो उनके चिकित्सालय में धनवान लोग ही आया करते थे, पहुंचते थे, लेकिन वहां एक ऐसा रोगी भी था। ऐसे रोगी का भी उपचार वो कर रहे थे। डॉक्टर केशव चंद्र शास्त्री कैसे रोगी थे? जो घरहीन, असहाय और मरणासन अवस्था में थे। इस रोगी का नाम सेठ दामोदर स्वरूप था। वह क्रांतिकारी रह चुके थे। संभवतः इसी कारण डॉक्टर शास्त्री उनका उपचार कर रहे थे। सेठ दामोदर स्वरूप की सेवा में पूरी तरह से कार्यरत थी एक अमेरिकन महिला, मिसेस फ्रेडा दास। वह उड़ीसा के एक बड़े तालुकेदार श्रीयुत दास की धर्मपत्नी थी। श्रीमती फ्रेडा दास बड़ी तन्मयता से सेठ दामोदर स्वरूप की सेवा करती थी। सेठ जी के शरीर में केवल चमड़ी और हड्डियां ही रह गई थीं। बिना किसी के सहारे वो अपना करवट भी नहीं ले सकते थे। उनके मन में फ्रेडा दास के प्रति वो करवट भी नहीं बदल सकते थे। सीधे लेटे रहने के कारण उनकी पीठ में छाले पड़ जाया करते थे और फ्रेडा दास उनके जख्मों को साफ करके, पोंछ करके, पाउडर आदि लगा करके मलती और पूरे शरीर को धो पोंछ कर साफ कर देती थी। डॉक्टर शास्त्री की पत्नी भी एक अमेरिकन महिला थी। उनके मन में फ्रेडा दास के प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ। वह और उनकी बहन मावेल अब से सेठ दामोदर स्वरूप की सेवा करने लगी। इन देवियों की आपसी खींचतान के कारण सेठ दामोदर स्वरूप को परेशानी होने लगी। उन दिनों क्रांतिकारी यशपाल, जिनके बारे में मैं बहुत सारे एपिसोड दे चुका हूं, हिमाचल के ब्यास के किनारे बसे हुए नदौन नगरी के पास के कमाल के क्रांतिकारी, वो भी उन दिनों वहीं पर थे। सेठ जी अपनी परेशानी यशपाल को बतलाते रहते थे। कुछ दिन बाद यशपाल को वहां से जाना पड़ा। यशपाल से भेंट सेठ दामोदर दास की 1930 में एक बार पुनः फिर से हुई। कब? जब कानपुर में चंद्रशेखर आजाद ने दल का पुनर्गठन करने के लिए एक गोपनीय बैठक आयोजित की। उस बैठक में यशपाल और सेठ दामोदर स्वरूप ने एक दूसरे को पहचान लिया। यशपाल जब वहां थे तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। यशपाल और किसी कारण से वहां पर थे। सेठ दामोदर स्वरूप उस असाध्य बीमारी से मुक्त होकर
फांसी या जेल की तरफ बढ़ने लगे थे। चंद्रशेखर आजाद ने इस विचार से कि कहीं लोग उनको क्रांतिकारी पार्टी का डिक्टेटर न समझने लगे, संगठन विभाग को सामरिक विभाग से अलग कर दिया। सामरिक विभाग तो उनकी तरफ था ही, चंद्रशेखर की तरफ, लेकिन सेठ दामोदर स्वरूप के लिए उन्हें संगठन विभाग के अध्यक्ष पद पर तपे हुए पुराने क्रांतिकारी सेठ दामोदर स्वरूप का नाम उन्होंने प्रस्तावित किया। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और सेठ दामोदर स्वरूप हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संगठन विभाग के अध्यक्ष बन गए। अब आवश्यकता थी दोनों विभागों के लिए पृथक पृथक सचिवों की। इन दोनों क्षेत्रों में साथी भगवती चरण बोहरा की योग्यता निर्विवाद थी, इसलिए भगवती चरण बोहरा अकेले को ही दोनों विभागों का सचिव निर्वाचित किया गया। इस कार्यवाही से दो तथ्य सामने आए। एक तो ये कि भगवती चरण बोहरा की सेवाएं कितनी अनिवार्य थीं, और दूसरा चंद्रशेखर अपने व्यक्तित्व से पार्टी के कामों को अधिक महत्व देते थे। चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में यह बात एक और भी जाती है, वह ये कि वो भली भांति जानते थे कि किससे कब कैसा काम लेना है। सेठ दामोदर स्वरूप पुराने क्रांतिकारी थे। पहले वे काशी विद्यापीठ में अध्यापक के नाते काम कर चुके थे। उन्होंने अपना अलग क्रांतिकारी दल भी बनाया था। बाद में उनके दल का विलय हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के साथ हो गया, जिसके नेता थे उस समय शाचेंद्र नाथ सान्याल। उन्हें सब काकोरी केस में सेठ दामोदर स्वरूप को काकोरी केस में भी सम्मिलित किया गया था, मतलब उसमें भी थे, लेकिन उनकी असाध्य बीमारी और मरणासन स्थिति के कारण अदालत ने उन्हें छोड़ दिया था। सेठ दामोदर स्वरूप का चंद्रशेखर आजाद के साथ आकर फिर काम करना इस तथ्य को प्रकट करता है कि उन्हें जेल या फांसी का भय नहीं था और देश उनके लिए सर्वोपरि था। देश को सर्वोपरि मानने वाले, अंडरग्राउंड भूमिगत जीवन व्यतीत करने वाले, पुलिस के साथ आंख मिचौली करने वाले, कई प्रकार के साधनों को एकत्रित कर संघर्ष सशस्त्र चुनौती देने वाले, ऐसे कितने ही मैं लगभग 40-50 नायिकाएं महिलाओं को भी दे चुका हूं। 80 साल के युवा क्रांतिकारियों को भी दे चुका हूं। और ये सब लोग, कुछ लोग फांसी नहीं भी चढ़े, लेकिन ये सब क्या हो रहा था भाई, केवल हड्डियां बच गई और चमड़ी बच गई। कभी भी तो छोड़ा जा सकता था बीच में, भाई अब मेरा शरीर काम नहीं करता, अब नहीं मेरे से होता। नहीं, जब तक शरीर में दम है, जान है, सांस है, मैं देश की आजादी के लिए कुर्बान होना चाहता हूं, बलिदान होना चाहता हूं। अरे वीरता और शौर्य के शिखर पर बैठे हुए नायक नायिकाओं को देश भूल गया,
भुला दिया गया। इन काले अंग्रेजों ने, जिनको शासन सौंपा गया, अपने अंग्रेजों ने जिन अपने स्पॉन्सर्ड लीडर को शासन सौंपा और उनके षड्यंत्र, भारत मां के अंग काटने के षड्यंत्र के साथ सहायक होकर के भारत मां के अंग काटने में जिनको दर्द नहीं हुई, 7 लाख लोगों का कत्ल हो गया। 47 की वो घटना याद करिए, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। इन 2 नेताओं के कारण देश कैसे जलने लगा और देश कैसे उजड़ने लगा और देश कैसे अपने सामने, अपनी आंखों के सामने अपनी बहू बेटियों की इज्जत लूटते देखकर, कत्ल होते देखकर और कुएं में जंप छलांग लगाते देखकर कितने लोग जो यहां आए, आज के पाकिस्तान से जो आए, उनके साथ क्या क्या हुआ। इन सब पापियों को, दुष्टों को इनाम में जो देश मिला, आजादी मिली, उस आजादी के बाद भी ये दुष्ट लोग क्या पाप करते रहे? अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट कर रहे थे। क्या? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिलेंगे तो हम आपको सौंप देंगे। इस कांग्रेस ने, जिसको अंग्रेज ने बनाया था, जिसके पहले 15 प्रेसिडेंट अंग्रेज थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, और क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर को जब 1910 में 2 जन्म का काला पानी का आजीवन कारावास दिया गया, उस समय भी प्रेसिडेंट एक अंग्रेज थे कांग्रेस के। उस समय की भारत की ब्रिटिश के भारत सरकार की सेक्रेटरी थे भाई। ये कांग्रेस कहेगी कि आजादी इसने लेके दी और इसके चरखे ने और इसकी अहिंसा ने और इसके ये जो कर रहे थे, देश उस समय भी समझ रहा था। और इसलिए लाल बाल पाल से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक जिन क्रांतिकारियों ने ये उन लोगों के लिए उनको मजबूर कर दिया, और आजाद हिंद सेना ने जो आखिर में करिश्मा किया है, नेवी का विद्रोह और इन्फेंट्री के विद्रोह की चर्चा, कानाफूसी सब तरफ चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो थक चुके थे, लूट चुके थे। भारत अब हमें रहने नहीं देगा, भारत के लोग अब हमें रहने नहीं देंगे। इतनी लंबी कुर्बानियों का इतिहास था, इतनी बड़ी श्रृंखला थी बलिदान होने वालों की। समझ रहे थे कि अब भारत में हम नहीं रह सकेंगे। जिन लोगों के कारण वो भारत छोड़ के गए, उनका इतिहास में नाम नहीं। मेरा प्रयास है कि ऐसे अज्ञात नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, भारत मां के सपूत सपुत्रियों को, शौर्य और वीरता के अलग अलग तरह के नए नए कमाल के इतिहास लिखने वालों को, शौर्य के इतिहास, वीरता के इतिहास, करिश्मा करने वालों को, सर्वस्व अर्पित करने वालों को भूलने नहीं देंगे। और जो समाज अपने ऐसे पूर्वजों को भूलता है, ऐसे पुरखों को भूलता है, हम उस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। कांग्रेस सरकार ने जो इस देश के साथ धोखा किया, पाप किया, अभी भी, और उनको सजा मिल रही है, वो अब आखिरी सांसें ले रहे हैं। लेकिन सत्य भी तो लोगों के सामने आना चाहिए। वो सत्य उस समय के गद्दारों का भी और उस समय के देशभक्तों का भी मैं आपके सामने समय समय पर ला रहा हूं। हाँ, मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।